क्लास 11th यूनिट 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 11th लेसन नंबर 2 या फिर आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव करती है, मोशन में आती है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितने टाइप के डिफाइन होते हैं, उनके नोट्स, उनके कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम सब कुछ यहाँ पर कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा आता है, वो टॉपिक यहाँ पर पहला है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले समझिए आप। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, ये मान लीजिए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर, और ये मान लीजिए रास्ता है, ये यहाँ पर कोई मान लीजिए पर्सन है, और ये देख रहा है कि यहाँ पर एक कार, यहाँ पर एक मान लीजिए कार है, ये हमारे पास एक कार है, और ये कार ऐसे जा रही है, आदमी से दूर जा रही है, मतलब यहाँ से ए से एक कार बी जा रही है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन है यहाँ पर, और ये पर्सन देख रहा है कि इसके ए पार्ट से बी पार्ट की ओर एक कार मूव होते हुए जा रही है, और ये मेजर कर रहा है यहाँ पर कि कार का मास कितना है। इसने बताया 1000 kg कार का मास है। हमने इससे पूछा कि कार की वेलोसिटी क्या है, कार की वेलोसिटी क्या है, तो इसने बोला 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने इससे पूछा कार का मोमेंटम क्या है, कार का मोमेंटम क्या है, तो इसने बोला 50,000, ठीक है ना, kg मीटर पर सेकेंड। आपको पता है मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, नहीं मालूम तो आप देख लीजिए। तो अगर इस पर्सन ने इस कार के बारे में सब कुछ बताया हमें, और भी बहुत सारे इसने दिया डिटेल की कहाँ जा रही है, तो इसने बोला टूवर्ड्स, हमने पूछा कहाँ जा रही है, तो इसने बोला टूवर्ड्स ए टू बी, ए से बी की ओर। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन कर क्या रहा है, ये पर्सन इस कार के बारे में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक एज मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, आप समझ लीजिए वॉल्यूम, ठीक है, डायरेक्शन, हर चीज को ये पर्सन यहाँ से बैठे बैठे, यहाँ पर खड़े खड़े इस कार को यहाँ पर मेजर कर रहा है कि इस कार के जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज क्या है। इसका मतलब कि अब इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अब इस पर्सन को हम लोग बोलेंगे इट्स नॉट ओनली अ पर्सन, इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आप क्या बताएंगे, ऐसा कोई पॉइंट जिस पॉइंट से हम लोग किसी अदर बॉडी के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मास क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो सब कुछ हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ऐसे केस में उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहले आप डायग्राम को यहाँ पर कवर कर लीजिए, उसके बाद से आपको हम यहाँ पर लिखवाते हैं इसके नोट्स। अब देखिए, अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज द ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट बाय विच वी कैन मेजर all the physical quantities of any other body, मतलब किसी भी अदर बॉडी के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को जो पॉइंट मेजर करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करिए, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद से डिस्टेंस क्या होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, तो पहले समझते हैं यहाँ पर हम डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस में यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले समझिए आप, इट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ, क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ
कवर्ड बाय एनी बॉडी। मतलब समझिए आप, ये होता है क्या, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ये लेंथ है किसकी, पाथ की लेंथ है, मतलब कि जिस भी रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते की लंबाई को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए सपोज अगर हम यहाँ पर हैं ए पर है मान लीजिए, और ए से हम जा रहे हैं बी पर, तो ए से मान लीजिए बी हम गए यहाँ पर 3 किलोमीटर गए, ठीक है। फिर बी से हम चले गए मान लीजिए 4 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ चले गए। मान लीजिए हम यहाँ पर बी से कहाँ पर आ गए, सी पर आ गए। सी से फिर हम यहाँ पर आ गए मान लीजिए डी पॉइंट पर आ गए, और ये डी पॉइंट सी से और डी की जो लेंथ है वो हमने मान लिया है यहाँ पर 5 किलोमीटर, और यहाँ पर हम स्टॉप हो गए, यहाँ पर आके रुक गए हम। यहाँ से हुआ था स्टार्ट और यहाँ पर हुआ स्टॉप। तो इस पूरे खेल में अगर आपसे बात करें, इस पूरे गेम में यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते से, पाथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग गए उसके लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस। यानी कि ए से बी गए थे, प्लस बी से हम सी गए थे, और फिर सी से डी गए थे, तो ऐड कर देंगे तो आएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो आंसर आ जाएगा 7 5 12 12 किलोमीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस, ठीक है। एक और देखिए, जैसे हमने आपसे बोला कि मान लिया यहाँ पर एक पी पॉइंट है, और पी से हम गए क्यू पॉइंट, और क्यू से गए परपेंडिकुलर, पी से पहले हम गए क्यू, और पी से क्यू मान लिया यहाँ पर हमने मान लिया 3 किलोमीटर है, और क्यू से मान लीजिए हम गए आर पे, और क्यू से आर की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो हमने मान लिया 4 किलोमीटर है, और यहाँ पर आके हम स्टॉप हो गए, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पी से स्टार्ट किया था और आर पे स्टॉप हो गए, ऐसे करके। तो इस केस में अगर आपसे बोले कि डिस्टेंस क्या है, तो रास्ते की लंबाई, रास्ता मतलब जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते पे जाके मैं देखना लंबाई, तो पी से क्यू गए थे 3 और क्यू से आर 4, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी कि 3 किलोमीटर एंड प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया है। तो आपको इसमें डिस्टेंस में समझना है कि कोई भी बॉडी चाहे किसी भी रास्ते से अगर वो कवर करते हैं, किसको, अपने रास्ते को यहाँ पर कवर करेगी, तो उस रास्ते की पूरी लंबाई को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, इस अच्छे से कॉपी करिए। अब देखते हैं हम लोग और टॉपिक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर होता है, आपको यहाँ पर समझना है। पहले इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द, बहुत ध्यान से समझिए यहाँ पर, इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या स्ट्रेट लाइन, इसको हम डिस्टेंस ना बोल के अगर लेंथ लिख दे तो और अच्छा है, स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए समझिए इसका मतलब क्या है। इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन लेंथ होगी, किसके बीच, देखिए लेंथ हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का होता है, तो यहां पर लिखा गया है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मतलब जब कोई बॉडी अपना रास्ता कवर करेगी, जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगी, तो उस जहां से स्टार्ट करेगी और जहां पर खत्म होगी, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, वो दोनों पॉइंट को हमें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, एक हमें स्केल से ज्वाइन कर देना है, एक हमें उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा। आप देखिए ध्यान से कैसे। मान लिया सपोज हमारे पास एक ए पॉइंट है और ए पॉइंट से कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मान लिया यहाँ पर कोई बॉडी ऐसे, यहाँ पर कोई बॉडी मान लीजिए मूव कर रही है ऐसे करके, और ये बॉडी मूव करते करते बी पॉइंट पर आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ए पॉइंट क्या है बेटा, ए पॉइंट यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर बॉडी आके रुक गई, यानी कि ये फाइनल है। तो हमें करना क्या है कि हमें फाइनल और इनिशियल को मिलाना है एकदम, ये बस ये ठीक है। और इस लेंथ को, यानी इस वाले लेंथ को मान ले सपोज अगर ये हमारा 2 किलोमीटर है, तो जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा
डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा 2 किलोमीटर, यानी कि वो आएगा AB की स्ट्रेट लेंथ, ठीक है ना, समझ गए यहाँ पर ना। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको इससे मतलब नहीं है कि वो किस रास्ते से जा रहा है बॉडी, जबकि डिस्टेंस में क्या था, जिस रास्ते से बॉडी जाती है उस रास्ते की लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं और उसके लेंथ को टोटल ऐड करके बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये डिस्टेंस है। बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि बॉडी जिस भी रास्ते से जा रही है, जिस भी रास्ते से बॉडी जा रही है और जहां पर बॉडी रुक जाती है, स्टॉप, जहां पर फाइनल है उसका पॉइंट, तो फाइनल और इनिशियल को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो भी सीधी लंबाई, जो भी स्ट्रेट लेंथ मिलेगी, उस स्ट्रेट लेंथ को बोलेंगे यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक और देखिए ध्यान से, सपोज हमारे पास यहां पर एक ए पॉइंट है यहां पर, और ए पॉइंट से मान लीजिए बॉडी, ए पॉइंट से बॉडी मूव करते करते आ गई यहां पर बॉडी बी पॉइंट पर, और ए से जो बी की लेंथ है वो मान लिया हमने 3 किलोमीटर है। बी से बॉडी स्ट्रेट ऐसे करके मूव करी ऊपर की ओर, ये हमने एज्यूम कर लिया 4 किलोमीटर है, और बी से बॉडी मूव करते करते बॉडी यहाँ पर आ गई सी पॉइंट पर आ गई। तो ए से बी कितना है 3 किलोमीटर, बी से सी यहाँ पर है 4 किलोमीटर। अब आपसे कहा जाए कि बताइए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, और एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं अपने मन से, और डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस कितना है। ध्यान दीजिए, अब समझिए, बॉडी ए से बी पर आ गई, तो ए से बी और बी से सी, तो इसका मतलब है कि ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हुई है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और सी पर बॉडी आके रुक जाती है तो ये हमारा बन गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लेंथ को, सीधी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम सी को ज्वाइन कर देंगे ए से, और जब हमने सी को ए से ज्वाइन किया तो इस लेंथ को खाली हमें मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक। ए से सी को अगर हमने मेजर कर लिया, ये देखिए डॉट कर दिया, ये ऐसे करके, जबकि बॉडी इस रास्ते से बॉडी गई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये फाइंड करना है हमें तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये 3 है बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस निकालना है आपको। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर, और बेस मान लीजिए आगे पीछे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा 9 + 16 दैट इज 25 रूट के अंदर, यानी कि 5 आ गया यहाँ पर 5 किलोमीटर। ये हमारा आ गया हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ गया 5 किलोमीटर, यानी कि ये आंसर हमारा आ गया 5 किलोमीटर। अब अगर इसी में आपसे कहा जाए कि सेम कंडीशन है, और सेम कंडीशन में ए से सी के लिए आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो सेम कंडीशन के लिए डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। बॉडी जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते की लेंथ को आपको ऐड करना है। तो बॉडी ने ए से सी तक मूव किया है, तो किस रास्ते से बॉडी गई है, पहले ए से बी फिर बी से सी, तो यहां पर आएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू यहां पर है 3 किलोमीटर, प्लस बी सी की यहां पर वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर, और आंसर हमारा आ जाएगा 7 किलोमीटर। क्लियर है यहां पर ना, डन। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया। ये हमारा यहाँ पर डिफरेंस खत्म हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इस सेक्शन से पहले आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद आप समझिए कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी होती है और थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस होता है। कुछ नोट्स के फॉर्म में दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब कवर करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या सिमिलरिटी होती है और कितना कुछ यहाँ पर डिफरेंस होता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तुम्हें लगा था ना यहाँ पर कि उसको भेजने के लिए कहा था मैंने। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। कुछ बातें समझिए यहाँ पर, ये डिफरेंस नहीं है, ये यहाँ पर हम लोग दोनों के बारे में बात कर रहे हैं।
तो देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है कि पहला यहाँ पर पॉइंट है कि दोनों की यहाँ पर यूनिट सेम होती है, दोनों की यहाँ पर यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर, यहाँ भी यूनिट होती है इसकी मीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर बॉडी मूव करती है तो कुछ ना कुछ तो अपना रास्ता बॉडी तय करेगी, तो कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे, अगर ऐसा हो जाए कि कोई बॉडी अगर यहाँ पर ए पॉइंट से बॉडी ने मूव किया बी तक, ए पॉइंट से बॉडी ने मूव किया बी तक, और बी से वापस सी तक, और सी से वापस ए तक, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस पूरे यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट भी हुआ था ए से, और स्टॉप कहाँ पे हुआ, फाइनल पॉइंट भी कहाँ पर है, ए पर है। तो अगर दोनों ही एक ही पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ होती है जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट को मिलाती है। मतलब यहाँ पर स्टॉप को हम यहाँ पर बोल सकते हैं फाइनल, बात एक ही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पर है, तो क्या यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कुछ डिस्टेंस बचेगा, कुछ लेंथ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, दोनों सेम है। तो इसके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आएगी ही नहीं, यानी कि यहाँ पर दोनों सेम है ना, दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पर जीरो आएगा। ये यहाँ पर आपको बात समझनी है, ठीक है। और सबसे अच्छा और आखिरी यहाँ पर पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट देखिए। चौथे पॉइंट को बताने से पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए आप। ए से बॉडी बी गई थी, बी से बॉडी सी पर आ गई थी, और इस केस में हमने दो चीजें फाइंड की थी, एक हमने फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट और एक हमने फाइंड किया था डिस्टेंस। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 है और डिस्टेंस की वैल्यू 7 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगी। बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। मतलब कहने का, अगर हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, कॉमन पॉइंट दोनों के लिए कॉमन पॉइंट, तो इसको हम ऐसे बोल देंगे, डिस्टेंस या तो इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, या तो इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी देखिए, या तो बराबर होगा डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, डिस्टेंस बड़ा है या इक्वल है किसे, डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर, ये आपको इतना पूरा यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं आपको बता देंगे ये भी, लेकिन फिलहाल के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। इसको नोट्स प्रॉपर तैयार कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है when distance is equal to displacement। कब ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन, ऐसा कब होता है, ध्यान समझिए, ऐसा कब होता है, मैं आपको बता रहा हूं। when a body moves only in a straight line, only a straight line, मतलब ऐसा कब होगा, जब भी कोई बॉडी
जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। मतलब अगर मैं और यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं देयर इज नो टर्न, देयर इज नो टर्न, यू टर्न नहीं आना चाहिए, ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए बॉडी जा रही है स्ट्रेट, मुड़ेगी नहीं, अगर मुड़ जाती है तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी टर्न नहीं ले रही है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कहीं पर मुड़ नहीं रही है, केवल स्ट्रेट लाइन, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पर इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, एग्जांपल देखिए इसका। मान लिया हमारे पास एक बॉडी यहाँ पर है ए पॉइंट पर, ठीक है, और ए पॉइंट से बॉडी मूव करती है, ए पॉइंट से बॉडी मूव करती है मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बी पॉइंट पर, यहाँ पर ऐसे ए पॉइंट से बी पॉइंट, बस। तो ये हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट है ये हमारे पास, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये यहाँ पर स्टॉप करती है, यानी कि ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर ए इनिशियल है और बी अगर फाइनल है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें, और हमने आपसे बोला कि ए से जो बी है वो पूरी लेंथ है मान लीजिए 5 किलोमीटर, कितनी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लेंथ को यानी रास्ते की लंबाई को बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ कितना है रास्ते का, तो यही रास्ता है हमारा, यही तुम्हारा रास्ता है पाथ, यही हमारा रास्ता है। तो इस रास्ते की लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर, तुम्हारा कितना आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हमने आपसे बोला कि बताइए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन में आपको ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करने के बाद जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी ज्वाइन है, स्ट्रेट लाइन से पहले से ज्वाइन है, और लेंथ कितनी है 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया 5 किलोमीटर। आप समझिए यहाँ पर, यानी कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विदाउट टेकिंग टर्न, बिना मोड़ के, मुड़ती नहीं है बॉडी, केवल स्ट्रेट जाती है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है स्पीड। अब देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड को जनरली हम लोग बोलते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ये यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर डिफाइन है, मतलब ये रेशियो होता है। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है किसका, डिस्टेंस का और टाइम टेकन का। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बोलें, इट इज सोन बाय वी, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर वी से दिखाते हैं, आप यहाँ पर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वी से दिखाते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा इसका, तो वो बनेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, या टाइम। तो स्पीड का सिंबल होता है v। मान लिया हमने डिस्टेंस यहाँ पर क्या है d है, और अपॉन में टाइम कितना मान लिया हमने t। तो ये पूरा हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और इसके बाद से हम यहाँ पर दिखा देंगे इसकी यूनिट यहाँ पर, तो यूनिट यहाँ पर दिखा देंगे। डिस्टेंस का होता है मीटर पर और टाइम का होता है सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपने लेसन फर्स्ट में पढ़ा है। डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में करना है, और टाइम का होता है t। तो ओवरऑल हो जाएगा यहाँ पर LT-1। ये पूरा हमारा सिनेरियो हो गया स्पीड का। मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पीड। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और स्पीड के लिए यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ।
बेसिक। इस चैप्टर में जब आप ये ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, तो उस कन्वर्जन की बात आपसे करते हैं। कभी अगर ऐसा होता है, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमने आपसे बोला यहाँ पर कि 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, और 36 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो 36 में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/18 से। तो 18 × 18, 2 × 36, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा, वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसका 5 × 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस कन्वर्जन को आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी का अगर उल्टा होता है, उल्टा देखिए आप, उल्टा जैसे हमने आपसे बोला कि मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, अब बताओ कि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उल्टा हो गया ना। उल्टा का मतलब अभी हमने आपको पढ़ाया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर इसका उल्टा हो गया है, यहाँ पर हो गया है मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इस नंबर का उल्टा कर देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का एग्जाम्पल देखिए, इसका 10 लिखा हुआ है, 10 में उल्टा कर देंगे इंटू 5/18 का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18/5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36। तो यहाँ पर कितना आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मीटर पर सेकेंड को अगर हमें कन्वर्ट करना हुआ किलोमीटर पर आवर में, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी को। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही होते हैं। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन ऐसे कर देंगे, इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन, या फिर टाइम। बस यहाँ पर सिंपल सा इतना ही अंतर है। मतलब कहने का अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की यहाँ पर, तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हो गया। और यहाँ पर दिखा देंगे नोट में, यहाँ पर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और आपको बताया गया था कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है क्वांटिटी में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस कारण से वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्केलर ना होके यहाँ पर वेलोसिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर यहाँ पर ना? ठीक है, बिकॉज इट हैज डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिट की,
तो यहाँ पर भी यूनिट यहाँ पर सेम हो जाएगी, यहाँ पर ठीक है सेम हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशन की, तो डायमेंशन भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, ऊपर होगा मीटर का एल यानी डिस्प्लेसमेंट का लेंथ एल हो जाएगा और टाइम का टी। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, क्लियर यहाँ पर ना, यहाँ तक ठीक है। इसे अच्छे से आप कॉपी करिए। फिर यहाँ पर देखिए दोनों में क्या थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और स्पीड में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो पहली बात तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला पॉइंट, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है कि दोनों की यूनिट सेम होती है। तो यहाँ लिख देंगे सेम यूनिट और होते क्या है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी लिख देंगे सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्या है स्केलर का मतलब ही होता है यहाँ पर कोई डायरेक्शन ना हो। तो यहाँ पर लिख देंगे इट हैज नो डायरेक्शन और यहाँ पर लिख देंगे इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूँ। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। तो देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या है। फोर्थ पॉइंट में ध्यान से सुनिएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा, तो ये पूरा आंसर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी की, यहाँ पर बात करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है इसमें, लेकिन बट वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब होता है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। जहां से बॉडी मूव करती है, अगर वहीं पर बॉडी आके रुकती है तो दोनों एक ही पॉइंट पर हो गए और उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ गया तो दोनों के बीच की डिस्टेंस खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है या हो सकता है, तो अगर ये जीरो होगा तो जीरो अपॉन टाइम समथिंग, पूरा आंसर जीरो। तो यहां पर कर देंगे क्या, देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्लियर है ना। तो ये बेटा पूरे हमारे चारों पॉइंट्स हो गए। चारों पॉइंट्स को समझ कर आपको बेटा कॉपी कर लेना है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पूरा अपना क्लियर करते हैं। अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। स्टे काम। ओके, थैंक यू।